अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं अबरार अहमद और आप देख रहे हैं अबरार टेक टॉक्स। तो स्टूडेंट्स, आज जो है हम CS 625 प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस का लेक्चर नंबर 2 कवर करेंगे, जिसमें मैं हर एक चीज़ आपको जो है ना बताऊंगा। जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो भी हाईलाइट करवाऊंगा और जो चीज़ें स्किप करने वाली हैं वो स्किप करवाऊंगा। इसलिए इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखें और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक लाजमी करें ताकि नई आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। तो बढ़ते हैं आज के लेक्चर की जानिब। तो वीक 2 जो है प्रोफेशनल एथिक्स एंड कोड ऑफ एथिक्स, इसको हम कवर करेंगे, जिसमें जो चीज़ें हम पढ़ेंगे वो है इंट्रोडक्शन इसका सबसे पहले, और उसके बाद आईईई कोड ऑफ एथिक्स, एसीएम कोड ऑफ एथिक्स, और उसके अलावा जो है डिफरेंट सिनेरियोज हैं वो हम इसमें पढ़ेंगे, और साइबर एथिक्स है, ये सारी चीज़ें इसमें हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले जो है इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन जो है ये लॉ। लॉ क्या होता है? लॉ जो है ऐसे कानून, ऐसे असूल व ज़वाबित होते हैं जो माशरे में लोगों के रवैये को कंट्रोल करते हैं। रूल्स दैट मैंडेट और प्रोहिबिट सर्टेन बिहेवियर इन सोसाइटी, और ये बताते हैं कि कौन सा अमल करना ज़रूरी है, कौन सा अमल करना मना है। कानून की खिलाफ-वर्ज़ी करने पे जो है ना सज़ा भी मिल सकती है। लॉ कहते हैं कानून को। उसके बाद आ जाता है मॉरल वैल्यूज़। मॉरल वैल्यूज़ को आप कह सकते हैं इखलाकी इक़्तिदार, ठीक है? वैल्यू जिसे कहते कहते हैं। इखलाकियात नहीं, इखलाकियात एथिक्स को कहते हैं, इसको कहते हैं इखलाकी मॉरल, ये भी उसी के मतलब पर्सपेक्टिव से है। द फिक्स्ड मॉरल एटीट्यूड और कस्टम ऑफ अ पर्टिकुलर ग्रुप, यानी कि ये इखलाकी इक़्तिदार जो होते हैं, इक़्तिदार ये किसी ग्रुप, खास ग्रुप या माशरे को वो मुस्तकिल इखलाकी असूल होते हैं या आदात होती हैं या रवैये होते हैं जो अच्छे और बुरे में फ़र्क बताते हैं। क्या चीज़ अच्छी है, क्या बुरी है, क्या सही है, क्या गलत है। तो ये चीज़ें जो है ना इसमें फ़र्क बताती हैं। ये इंसान के किरदार और तरबियत की अक्कासी करते हैं, ठीक है? आया कि इसकी तरबियत अच्छी हुई है या नहीं हुई है, ये मॉरल वैल्यूज़ बताती हैं। और उसके बाद एंड में आ जाती हैं एथिक्स, ठीक है? ये होते हैं डिफाइन सोशली एक्सेप्टेड बिहेवियर्स, ठीक है? वो जो माशरा जिसको एक्सेप्ट करता है। अखलाकियात ऐसे असूल होते हैं जो माशरे में काबिल कबूल और मुनासिब रवैयों की वज़ाहत करते हैं। ये इंसान को सही और गलत फ़ैसले करने में रहनुमाई फराहम करते हैं। तो मतलब ये तीनों चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं, ये एमसीक्यूज़ में भी आती हैं और इसके अलावा ये जो है शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन इन दोनों में आती है। तो ये तीनों चीज़ें आपने ना इनकी डेफिनिशन लाज़मी याद कर लेनी है। तो इसको हाइलाइट कर लें, साइड पे लिख लें, ठीक है? उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा वो है कोड ऑफ एथिक्स। ये जो है एस्टेब्लिश्ड बाय वेरियस प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये कोड ऑफ एथिक्स जो है ये मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं वो बनाती हैं, जो कि प्रोड्यूस अ पॉजिटिव इफेक्ट ऑन जजमेंट। मुख्तलिफ प्रोफेशनल यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन होती है ये बनाती है, और ये फैसले को बेहतर और पॉजिटिव बनाती है। इससे यानी कि फैसला करने में आसानी होती है। और उसके अलावा एस्टेब्लिश्ड रिस्पांसिबिलिटी ऑफ प्रोफेशनल्स टू एक्ट एथिकली अकॉर्डिंग टू द पॉलिसीज एंड प्रोसीजर ऑफ देयर एम्प्लॉयर, प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड लॉ ऑफ सोसाइटी। तो ये प्रोफेशनल्स जो होते हैं उनको जिम्मेदार बनाता है कि वो अपने एम्प्लॉयर, ठीक है, एम्प्लॉयर और उसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन और माशरे के कवानीन के मुताबिक इखलाकी रवैया अपनाएं। जो भी ऑर्गेनाइजेशन होती है, मुख्तलिफ एम्प्लॉयर्स होते हैं, वो अपना रवैया जो है वो इखलाकियात के दायरे में रहते हुए अपनाएं ताकि किसी को कोई मसला ना हो, सोसाइटी जो है वो बेहतर चले, कवानीन पर अमल करे। ऑर्गेनाइजेशन एज्यूम रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डेवलप disseminate disseminate एंड इनफोर्स पॉलिसीज। तो जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो जिम्मेदार होती हैं कि वो पॉलिसीज जो हैं वो बनाएं, ठीक है, शेयर करें और उन पर अमल करवाएं, ठीक है? यानी कि इसको उनको बनाएं, उनको शेयर करें आगे और उन पर अमल करवाएं। ये सारी चीजें जो होती हैं ये कोड ऑफ एथिक्स के अंदर आ जाती हैं। तो ये एमसीक्यूज के हवाले से इम्पोर्टेंट है। बाकी उसमें आ सकता है शॉर्ट क्वेश्चन के सम कोड ऑफ एथिक्स जो है वो लिखें, ये क्या होती हैं। तो आपने जो है ना एस्टेब्लिश्ड बाय वेरियस प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ये एक एमसीक्यू है। कोड ऑफ एथिक्स से कौन बनाता है? ये वेरियस प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाती है। तो ये चीज आ जाती है, ये वाली लाइन, ये इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद जो है कोड ऑफ एथिक्स गोल, इसके गोल्स क्या क्या हैं? तो प्रोवाइड एन एड टू इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग, ठीक है, ये मदद फराहम करती है
जो इंडिविजुअल्स होते हैं उनको फैसला करने में। प्रेजेंटेशन एड्रेसेस 9 डिफरेंट केसेस विद सम ओवरलैप। तो इसमें कुछ 9 मुख्तलिफ केसेस हैं जो ओवरलैप करते हैं एक दूसरे को। तो इसके जो गोल्स हैं वो क्या है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ये इसके अंदर आ जाता है, प्राइवेसी आ जाती है, कॉन्फिडेंशियलिटी आ जाती है, प्रोफेशनल क्वालिटी, फेयरनेस एंड डिस्क्रिमिनेशन, लाइबिलिटी, सॉफ्टवेयर रिस्क और कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट। ये सारी चीजें इसमें आ जाती हैं, ये हमने कवर करनी है अभी नेक्स्ट। तो इसमें जो है ना ये कोड ऑफ एथिक्स गोल्स में 2-3 चीजें बता सकते हैं आप, लेकिन ये चीजें आपको आनी चाहिए। ठीक है, इसको ना भी देखें कोई मसला नहीं है, लेकिन ना ये अभी जो है ना एक-एक करके ये सारी चीज़ें आएँगी। अब ये वाला इम्पोर्टेंट है, ठीक है? इसको आपने जो है हाइलाइट कर लेना है, आईई कोड ऑफ एथिक्स। ये क्या कहते हैं? आईई कोड ऑफ एथिक्स जो है वो बताते हैं पब्लिक पब्लिक के बारे में बताते हैं कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स शैल एक्ट कंसिस्टेंटली विद द पब्लिक इंटरेस्ट। जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होते हैं उनको कंसिस्टेंटली जो अवामी इंटरेस्ट होते हैं, जो अवाम की यानी कि भलाई के उनको उनकी ज़रूरियात होती हैं, उनके मुताबिक जो है ना वो उनको एक्ट करना चाहिए। क्लाइंट एंड एम्प्लॉयर्स जो हैं वो क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर शैल एक्ट इन अ मैनर, कि इसमें सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो है वो इस मैनर में एक्ट करेगा कि दैट इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ देयर क्लाइंट्स एंड एम्प्लॉयर कंसिस्टेंट विद द पब्लिक इंटरेस्ट। तो जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं वो जो भी काम करेंगे उसमें उनके एम्प्लॉयर जो उनको काम दे रहा है या क्लाइंट है, उनके इंटरेस्ट को सामने रखते हुए जो है ना कंसिस्टेंटली काम करेगा, और उसके अलावा जो है पब्लिक इंटरेस्ट को भी मद्देनजर रखते हुए सारे काम करेगा। आई कोड ऑफ एथिक्स प्रोडक्ट्स। तो ये एक्शंस के हवाले से था, एक्शंस क्या-क्या उन्हें, अब दूसरा है आई कोड ऑफ एथिक्स प्रोडक्ट्स। तो प्रोडक्ट के हवाले से हम जो डिस्कस करेंगे वो नेक्स्ट है। 1 मिनट। हाँ, कंटिन्यूड, पिछले को ही कंटिन्यू कर रहे हैं। आई कोड ऑफ एथिक्स हायरार्की, ठीक है, एक्शंस हो गया, प्रोडक्ट्स है। तो इसमें जो है ना सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स शैल मेंटेन इंटीग्रिटी एंड इंडिपेंडेंस इन देयर प्रोफेशनल जजमेंट। जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होंगे वो उनको इंटीग्रिटी और इंडिपेंडेंस यानी कि जो भी वो काम कर रहे हैं उनमें यानी कि वो उनकी इंडिपेंडेंस होनी चाहिए, और प्रोफेशनल जजमेंट करने के लिए उनको फुल जो है ना राइट्स होते हैं कि वो जो है ना अच्छे से अच्छा फैसला करें। मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर इंजीनियर मैनेजर्स एंड लीडर्स शैल सब्सक्राइब to and promote the ethical approach to management of software development and maintenance। जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजर्स होते हैं और लीडर्स होते हैं उनको प्रमोट करना चाहिए ये कि जो एथिकल अप्रोच होती हैं मैनेजमेंट की सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और मेंटेनेंस के लिए, उनको सब्सक्राइब करना चाहिए, यानी कि वो काम में लानी चाहिए। और उसके बाद आ गया आई कोड ऑफ पेयर्स, ये सारी इंपॉर्टेंट है, इनको आपने देख लेना है, ठीक है। और इसमें एमसीक्यूज़ लाज़मी आ जाते हैं, ठीक है। आई कोड ऑफ हायरार्की क्या कहती है, मैनेजमेंट, सॉरी, आई कोड ऑफ पेयर्स ये क्या कहती है, प्रोफेशन सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स शैल एडवांस द इंटीग्रिटी। तो जो है सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, उनको जो भी काम करते हैं उनको इनमें दिन-ब-दिन बेहतरी लानी चाहिए। और उसके अलावा जो है कोलीग्स सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स शैल बी फेयर एंड सपोर्टिव टू देयर कोलीग्स। मतलब तो समझ आ गया होगा कि जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं वो अपने काम में मुखलिस होने चाहिए और सपोर्टिव होने चाहिए, जो उनके साथ काम करने वाले हैं उनके साथ भी मुखलिस होना चाहिए। और उसके अलावा आई कोड ऑफ एथिक्स सेल्फ, अपने लिए जो है सेल्फ आई कोड्स क्या कहते हैं कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स जो हैं वो शैल पार्टिसिपेट इन लाइफ लॉन्ग लर्निंग, कि उनको जब तक वो जिंदा है या जब तक वो फील्ड में है लाइफ लॉन्ग लर्निंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए। द प्रैक्टिस, और जो अच्छी प्रैक्टिसेस हैं प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस उनको फॉलो करना चाहिए, और उसके अलावा एथिकल अप्रोच को प्रमोट करना चाहिए टू प्रैक्टिस द प्रोफेशन, जो भी उनका पेशा है उसको प्रैक्टिस करने के लिए एथिकल अप्रोच जो है ना वो अपनानी चाहिए, ना कि कोई शॉर्टकट जो है वो ले। तो ये चीजें हो गई। इसके बाद जो है नेक्स्ट हमारे पास है प्रिंसिपल ऑफ कोड ऑफ एथिक्स। इसके जो प्रिंसिपल्स हैं कोड ऑफ एथिक्स की क्या है, एक्ट इन, ये वाला लाजमी है, इसको आपने ये देख लेना है कि एक्ट्स जो हैं प्रिंसिपल ऑफ आई कोड ऑफ एथिक्स, इसके असूल क्या होते हैं, प्रिंसिपल्स क्या हैं। तो एक्ट इन पब्लिक इंटरेस्ट, यानी कि अवाम की इंटरेस्ट के मुताबिक काम करना चाहिए। एक्ट इन इंटरेस्ट ऑफ क्लाइंट एंड एम्प्लॉयर,
और जो उनका क्लाइंट्स हैं या फिर एम्प्लॉयर है, उनके इंटरेस्ट के मुताबिक भी काम करना चाहिए। प्रोड्यूस क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, क्वालिटी प्रोडक्ट्स, जो प्रोडक्ट बनाए वो उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। मेंटेन इंडिपेंडेंट जजमेंट, और अपने तौर पर जजमेंट जजमेंट करना आनी चाहिए उसको, क्या चीज़ सही है एथिकली, क्या गलत है, ये उसको पता होना चाहिए। मैनेज एथिकली, यानी कि वही चीज़ कि उसको हर चीज़ जो है ना एथिकली मैनेज करना आना चाहिए। कोई भी चीज़ मैनेज करने के लिए इल्लीगल वे को ना अपनाए। प्रोटेक्ट इंटीग्रिटी ऑफ प्रोफेशन, जो इसकी इंटीग्रिटी है प्रोफेशन की, जो उसका पेशा है, उसको, यानी कि उसको फर्स्ट प्रायोरिटी देनी चाहिए, ताकि इसमें गिरावट ना आए, इसकी इंटीग्रिटी में, कदर कीमत में इसकी जो है ना कमी ना आए। तो उसको सपोर्ट कोलीग्स, अपने कोलीग्स का सपोर्ट करना चाहिए, और परसू लाइफ लॉन्ग लर्निंग, वो सारी चीज़ें जो हम पहले पढ़ के आए हैं, ये सारी चीज़ें आई कोड ऑफ एथिक्स के प्रिंसिपल्स यहाँ पे दोबारा जो है ना उन्होंने बताई हैं कि क्या-क्या करना चाहिए। तो ये वाला जो है ना थोड़ा-सा इम्पोर्टेंट है। इसमें से वो पूछ लेते हैं कि ये जो चीज़ है एमसीक्यूज़ वगैरह में पूछ लेते हैं कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर शैल पार्टिसिपेट लाइफ लॉन्ग लर्निंग रिगार्डिंग द पार्टिसिपेट ऑफ देयर प्रोफेशन एंड शैल प्रमोट एन एथिकल अप्रोच टू पार्टिसिपेट। तो ये किस कोड ऑफ एथिक्स में आते हैं? तो हम लिखेंगे सेल्फ, ये एमसीक्यूज़ वगैरह में आ जाते हैं। और जैसा कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर शैल बी फेयर एंड टू एंड सपोर्टिव टू देयर कोलीग्स, तो ये किस आई कोड ऑफ एथिक्स में आता है? तो ये कोलीग्स वाला है, ये किसमें आता है? ये पीयर्स में आता है, ठीक है? और सॉफ्टवेयर इंजीनियर एडवांस द इंटीग्रिटी, ये भी इसके अंदर आता है। इस तरह करके कुछ जो है ना एमसीक्यूज़ आ सकते हैं। आते शॉर्ट हैं, लॉन्ग जो हैं लंबे-लंबे उनको आप ना देखें, ये शॉर्ट लाइन है ना उनको आप देखते हैं, ठीक है? नेक्स्ट है हमारे पास एसीएम, एसीएम कोड ऑफ एथिक्स। तो इसके बारे में जो है ना हम अब पढ़ेंगे। वन मोर इम्पोर्टेंट चीज़ कि ये जो एसीएम है, इसके हवाले से आ जाता है कि एसीएम स्टैंड्स फॉर, तो आप इसमें जो लिख सकते हैं वो एसोसिएशन फॉर कंप्यूटिंग मशीनरी, कंप्यूटर नहीं कंप्यूटिंग मशीनरी, एसोसिएशन फॉर कंप्यूटिंग मशीनरी। और इसके अलावा जो आईईई है वो किस लिए स्टैंड करता है, यानी कि आईईई, तो ये है हमारा इंस्टीट्यूट, आई फॉर इंस्टीट्यूट, ये जो है इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स, इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स। तो ये चीज़ आपने याद कर लेनी है, ये भी आ जाती है। तो जनरल मॉरल्स इम्पेरेटिव्स एंड एज एन एसीएम मेंबर आई विल, तो जो इसके जनरल मॉरल्स हैं, वैल्यूज हैं, इखलाकियात हैं, ठीक है, एज ए एसीएम मेंबर वो क्या क्या होनी चाहिए? कंट्रीब्यूट टू द सोसाइटी एंड ह्यूमन वेलबीइंग, यानी कि सोसाइटी और इंसानों की बेहतरी के लिए जो है ना कंट्रीब्यूट करना चाहिए। अवॉइड हार्म टू अदर्स, दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। बी ऑनेस्ट एंड ट्रूथवर्थी, हमेशा सच्चा और पुरएतमाद होना चाहिए, यानी कि लोग आप पर एतमाद करें। और उसके अलावा बी फेयर एंड टू एंड टेक नॉट टू डिस्क्रिमिनेट, यानी कि आपको भेदभाव नहीं करना चाहिए, हमेशा फेयर रहकर गैर जानिबदार रहकर फैसले करने चाहिए। ऑनर प्रॉपर्टी राइट्स इंक्लूडिंग कॉपीराइट एंड पेटेंट्स, यानी कि जो दूसरों की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, जो जिनकी प्रॉपर्टी है, उसका उसका ऑनर करना चाहिए। जैसे कि ये मैं भी जो इस्तेमाल कर रहा हूँ हैंडआउट्स, ये जो पीपीटीज हैं, ये वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान की प्रॉपर्टी है, ठीक है? तो ये इसका क्रेडिट उन्हीं को ही जाता है, तो मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ अपने आसानी के लिए, तो ये उनकी, यानी कि अगर मर्ज़ी के बगैर कर रहे हैं तो इल्लीगली कर रहे हैं। जो कोई भी चीज़ है, कोई भी सॉफ्टवेयर है, ये किसी न किसी का प्रॉपर्टी यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट होता है, तो उसको हमने ऑनर करना है उसका। और उसके अलावा गिव प्रॉपर क्रेडिट फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, वही चीज़ है कि जिसका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है उसको फुल क्रेडिट देना चाहिए। रिस्पेक्ट द प्राइवेसी ऑफ अदर, दूसरों की जो प्राइवेसी है उसका ख्याल रखना चाहिए, उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो ये चीज़ें जो हैं ये भी इम्पोर्टेंट है एसीएम कोड ऑफ एथिक्स के हवाले से। तो आप जो है ना इसमें से 2-3 जो हैं वो आप याद करेंगे। 3 पूछ लेते हैं, 5 पूछ लेते हैं, तो वो आपने बतानी है। ठीक है, कोई सी आसान-आसान जो है ना वो आप याद कर लें। और उसके बाद जो है स्पेसिफिक प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं ये तो थी जनरल मॉरल इम्पेरेटिव, एज़ एन एसीएम मेंबर आई विल। अब जो है ये स्पेसिफिक प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। एज़ एन एसीएम कंप्यूटिंग प्रोफेशनल
आई विल के मैं स्पेसिफिक जो प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं एज अ एसीएम कंप्यूटिंग प्रोफेशनल वो मैं निभाऊंगा कौन-कौन सी स्ट्रीव एंड टू अचीव the highest quality, effectiveness and dignity in both the process and product of professional work। जो भी प्रोडक्ट हम बना रहे हैं, प्रोफेशनल काम कर रहे हैं, इस प्रोसेस के अंदर हम जो भी हाई क्वालिटी अचीव करने की जो है ना वो कोशिश करेंगे, बल्कि हाई क्वालिटी जितनी ज़्यादा हो सके उतनी अच्छी, इफेक्टिव और डिग्निटी को मद्देनज़र रखते हुए हमने यानी कि उसको काम करना है। ये नहीं कि बस आया काम, कम मुकाओ जान छुड़ाओ। ऐसे नहीं होना चाहिए, बल्कि अपनी फुल एफर्ट लगा के जितना बेहतर हो सके काम को उतना हाई क्वालिटी वर्क करके देना चाहिए। एक्वायर एंड मेंटेन प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस हमें जो है मतलब कि एक्वायर एंड मेंटेन प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस से मतलब ये है कि अपनी प्रोफेशनल स्किल्स और कॉम्पिटेंस को हमेशा इम्प्रूव करूंगा और उसको मेंटेन करूंगा। ठीक है, उसके अलावा नो एंड रिस्पेक्ट एग्जिस्टिंग लॉ pertaining टू प्रोफेशनल वर्क। अपने काम से रिलेटेड तमाम कवानीन को समझूंगा और उनका एहतराम करूंगा। ठीक है, इसके बाद एक्सेप्ट एंड प्रोवाइड अप्रोप्रिएट प्रोफेशनल रिव्यू। तो इसका मतलब ये है कि मैं प्रोफेशनल व्यू को एक्सेप्ट भी करूंगा और दूसरों को भी प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, और उसके बाद है गिविंग कम्प्रीहेंसिव एंड थॉट थ्रू एंड थॉट evaluation of computer system and their impact, including analysis of a possible risk। तो इसमें आ जाता है कि कंप्यूटर सिस्टम और उसके जो है यानी कि असरात जो हैं जैसे कि रिस्क और स्मैथ, उनकी डिटेल्स जो हैं और कंप्यूटर एवेल्यूएशन, ये सारा कुछ मैं करूँगा। ठीक है, और ऑनर कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट एंड साइंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अपने जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, एग्रीमेंट्स हैं या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, जो भी चीजें हैं, जो भी मुझे वर्क असाइन किया गया है, उन सब का जो है ना मैं एहतराम करूंगा और उनको पूरा करूंगा। इम्प्रूव पब्लिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंप्यूटिंग एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेज। तो कंप्यूटर और इसके असरात जो है ना इनके बारे में पब्लिक की अंडरस्टैंडिंग बेहतर करूँ, बनाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, और उसके बाद है एक्सेस कंप्यूटिंग एंड कम्युनिकेशन रिसोर्सेज ओनली व्हेन अथॉराइज्ड टू डू सो। यानी कि सिर्फ अथॉराइज्ड कंप्यूटिंग और कम्युनिकेशन रिसोर्सेज को ही एक्सेस करूंगा, उसके अलावा किसी चीज़ को इलीगली एक्सेस नहीं करूंगा। तो ये सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज अ प्रोफेशनल, ये आप एक्सेप्ट करेंगे और मतलब ये आपको पता होनी चाहिए कि एज अ प्रोफेशनल आपकी क्या, और एसीएम मेंबर कंप्यूटिंग प्रोफेशनल मेंबर होने के नाते आपकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं और कैसे आप निभाएंगे, वो ये चीजें सारी हैं यहाँ पे एक्सेप्ट। अब नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन लीडरशिप इम्पेरेटिव्स। ये सारी चीजें ऐसे हैं, इनको एक दफा पढ़ लेना, लेकिन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर भी मैं आपको ये चीजें सारी जो है ना बता देता हूँ कि एज अ एसीएम मेंबर होने के नाते और एंड ऑर्गेनाइजेशन लीडर होने के नाते मैं जो हूँ वो क्या करूँगा, articulate social responsibility of member of an organizational unit and encourage full acceptance of those responsibilities। यानी कि मेंबर्स की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को वाजे करूंगा और उन्हें पूरी तरह कबूल करने की हौसला अफजाई करूंगा। और उसके अलावा मैनेज पर्सनल एंड रिसोर्सेज टू डिजाइन एंड बिल्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम दैट इनहेंस द क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ। ठीक है, पर्सनल और रिसोर्सेज को ऐसे मैनेज करूंगा कि इंफॉर्मेशन सिस्टम काम की क्वालिटी और उसकी लाइफ को बेहतर बनाएंगे। ठीक है, उसकी बेहतर बनाने के लिए सारा काम करूंगा। एक्नॉलेज एंड सपोर्ट प्रॉपर एंड ऑथराइज यूजेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन कंप्यूटिंग एंड कम्युनिकेशन रिसोर्सेज। तो ऑर्गेनाइजेशन की कंप्यूटिंग और कम्युनिकेशन रिसोर्सेज के सही और अथराइज्ड इस्तेमाल को सपोर्ट करूंगा। तो ये चीजें आ जाती है इसमें। अब इंश्योर करना है कि दैट यूजर एंड दोज यूजर और वो लोग हु विल बी अफेक्टेड, जो कि इफेक्ट हुए हैं बाय द डिजाइन एंड देयर नीड्स, जो कि डिजाइन और उनकी जो नीड्स हैं उससे इफेक्ट हुए हैं, क्लियरली। ठीक है, articulated during the assessment and design of requirement, later the system must be validated to meet requirements। तो यानी कि इसमें जो भी यूजर है इफेक्ट हुए हैं उनकी
नीड्स को और डिज़ाइन और रिक्वायरमेंट्स फेज़ में क्लियरली जो भी चीज़ें हैं सारी उनको मैं क्लियरली समझाऊँगा और बाद में सिस्टम को वेरीफ़ाई भी करूँगा और उनकी जो नीड्स हैं, उनको पूरा करने की कोशिश करूँगा, वैलिडेट करूँगा सारी चीज़ को। नीड्स को मीट करने के लिए जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं उनकी, उनको मीट करूँगा। Articulate and support policies that protect the dignity of a user and other affected by a computing system. ऐसी पॉलिसीज़ को सपोर्ट करूँगा जो यूज़र और जो मुतासिर होने वाले होंगे, उनकी डिग्निटी और रिस्पेक्ट को प्रोटेक्ट करेंगे, ठीक है? और इसके अलावा क्रिएट अपॉर्च्युनिटी फॉर मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टू लर्न द प्रिंसिपल्स एंड आई थिंक सम डेटा इज़ मिसिंग। तो इसमें जो है ना ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स के लिए लर्निंग और प्रोफेशनल डेवलपमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ पैदा करूँगा, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट जो है कंप्लायंस विद द कोड एज़ एन एसीएम मेंबर आई विल तो कोड के साथ जो है ना एज़ एसीएम मेंबर होने के नाते मैं कैसे कंप्लायंस करूँगा? अपहोल्ड एंड प्रमोट द प्रिंसिपल ऑफ दिस कोड यानी कि जो भी इस कोड के असूलों को फॉलो करूँगा और उनको प्रमोट करूँगा, ठीक है? उसके अलावा ट्रीट वायलेशंस ऑफ दिस कोड एज़ इनकंसिस्टेंट विद मेंबरशिप इन द एसीएम। तो इस कोड की किसी भी वायलेशन को एसोसिएशन फॉर कंप्यूटिंग मशीनरी यानी कि एसीएम जो है जो भी हमारी ये एसीएम है हमारी एसोसिएशन है, उनकी मेंबरशिप के मुताबिक गैर मुनासिब समझूँगा, जो भी वायलेशंस होंगी या इनकंसिस्टेंसी होगी उसको। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इसमें आ गई हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास एथिकल डिसीजन मेकिंग केस 1 तो ये अब केसेस आ गए हमारे पास एथिकल डिसीजन मेकिंग का ये आप कैसे मैनेज करेंगे? Ali is a database programmer, large static program needed by his company. Company programmers and encouraged to publicize their work. Ali has found him stuck on a problem. He has persist um, at this for several months. His manager does not recognize complexity of the problem. She insisted job be completed in the few days. Ali remember co-worker had given him a source listing of their current work. He also has an early version of commercial software development at another company. अच्छा तो इसमें ये है कि डिसीजन मेकिंग है कि अली जो है ना उसके सामने एक एथिकल डिलेमा है कि उसने एक डेटाबेस जो वो एक डेटाबेस प्रोग्रामर है, ठीक है? अली इज़ अ डेटा और उसकी कंपनी के लिए एक कॉम्प्लेक्स स्टैटिकल प्रोग्राम बनाना है। तो प्रॉब्लम बहुत मुश्किल है और वो भी कई महीना से इस पर काम कर रहा है और मैनेजर्स को भी इसकी कॉम्प्लेक्सिटी का जो है ना वो नहीं पता कि ये कितना कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, उसका अंदाज़ा नहीं है और वो यानी जो उसकी मैनेजर है वो भी कह रही है कि इसको कुछ दिनों के अंदर-अंदर खत्म करो, ठीक है? तो अब क्या है कि अली के पास कुछ एक्स्ट्रा रिसोर्सेज़ हैं जिसमें एक तो उसका कोवर्कर है जिसके पास कुछ सोर्स कोड है, ठीक है? लिस्टिंग्स है सोर्स कोड लिस्टिंग है और उसके अलावा दूसरा उसका कंपनी जो है ना दूसरी कंपनी का एक अर्ली वर्ज़न जो है ना कमर्शियल सॉफ्टवेयर वो उसके पास मौजूद है। तो अब जो है क्या अली जो है स्टडीड द प्रोग्राम अली ने उस प्रोग्राम को स्टडी किया सी 2 areas of the code which could be directly incorporated into his own program. तो उसने यानी कि अली ने देखा कि ये जो चीज़ें हैं ना, कुछ चीज़ें जो हैं वो इनको अपने प्रोग्राम में जो डायरेक्टली उसने देखी हैं कि उसने जो कुछ सेगमेंट्स हैं ऑफ द कोड बोथ फ्रॉम हिज़ कोवर्कर एंड फ्रॉम द कमर्शियल सॉफ्टवेयर उसमें से कुछ सेगमेंट्स लिए और अपने सॉफ्टवेयर में इस्तेमाल किए। ही डज़ नॉट टेल एनीवन अब ये सिनेरियोज़ हैं ये हैं कि उसने डज़ नॉट टेल एनीवन और मेंशन इन इट द डॉक्यूमेंटेशन यानी कि उसने ना डॉक्यूमेंटेशन में उसको मेंशन किया, ना किसी को बताया। और उसके अलावा ही कंप्लीट द प्रोजेक्ट एंड टर्न्स इट इन रेडी अहेड ऑफ टाइम और उसने उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया और टाइम से पहले उसको यानी कि टाइम पर उसको उसने कंप्लीट कर लिया। अब सवाल ये है कि हाउ डज़ द कोड ऑफ एथिक्स हेल्प अस अंडरस्टैंड दिस केस? इस केस को समझने के लिए कोड ऑफ एथिक्स क्या कहते हैं? तो ये चीज़ें हैं, ये मतलब इसको सोचने पर जैसे जो चीज़ें हम पहले डिस्कस कर रहे हैं, उनको अगर मद्देनज़र रखें, तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और ऑनेस्टी, ठीक है?
इसको यानी कि अली ने ब्रीच की है। तो अली जो है ना उसने एक तो कोवर्कर का जो है सोर्स कोड इस्तेमाल किया और उसके अलावा उसने जो कमर्शियल सॉफ्टवेयर है उसका कोड इस्तेमाल किया है विदाउट परमिशन। तो अकॉर्डिंग टू द कोड ऑफ एथिक्स जो प्रोफेशनल जो है उसको हमेशा ओनरशिप और सॉफ्टवेयर के यानी कि जो ओनरशिप उसका आइडिया होना चाहिए और किसी की परमिशन के बगैर जो है ना कोड को यूज करना वो अनएथिकल है और इलीगल भी है। और इसके अलावा सेकंड चीज उसने जो है इसमें ट्रांसपेरेंसी और रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको भी ब्रीच किया है कि अली ने जो है ना तो किसी को इन्फॉर्म किया है ना ही ये मेंशन किया है डॉक्यूमेंटेशन में कि उसने जो है किसी का जो है ना सोर्स कोड जो है इस्तेमाल किया है। तो कोड जो है ना उससे उसके अलावा कोड जो है ना ऑनेस्टी भी रिक्वायर करता है कि यानी कि ऑनेस्ट रिपोर्टिंग ऑफ वर्क और क्लियर डॉक्यूमेंटेशन ये चीजें जो है ना कंट्रीब्यूशन जो होती है सोर्स कोड की ये सारा कुछ मेंशन करना होता है कि ये किसने बनाया है कैसे बनाया है। तो इसने यानी कि इसको इस्तेमाल किया है सोर्स कोड को और रीयूज कोड जो है तो ये वायलेट ये वायलेट यानी कि रीयूज कोड विदाउट परमिशन इस्तेमाल करना ये वायलेट करता है प्रोफेशनल इंटीग्रिटी को। तो ये सारी चीजें जो है ना इसके अंदर आ जाती हैं। तो इसका जो यानी कि कंक्लूजन ये है कि उसने जो जो चीजें एसीएम कोड की जो है ना ब्रीच की हैं उसमें एक तो उसने अनऑथराइज्ड कोड जो है वो इस्तेमाल किया है और उसके अलावा उसने उसका जिसका वो कोड इस्तेमाल किया उसको क्रेडिट नहीं दिया। सेकंड चीज ये और थर्ड चीज ये है कि उसने ऑनेस्टी और ट्रांसपेरेंसी जो है ना उसको वायलेट किया है इसके जो प्रिंसिपल्स हैं उसको वायलेट किया है। तो ये सिनेरियो जो है ये हमारा हल हो गया। अब नेक्स्ट जो है वो हमारे पास है अप्लाइंग द कोड केस वन and this case highlight issues involving intellectual property ali violate professional ethics in two areas। ये वही चीजें जो मैंने बताई हैं उसने दो एरियाज में जो है वायलेट किया है। एक फेलियर टू गिव द क्रेडिट टू एनी अनदर्स वर्क दूसरे के जो काम है उसको क्रेडिट नहीं दिया और दूसरा यूजिंग कमर्शियल पैकेज दैट वाज कॉपीराइटेड ये कॉपीराइट है किसी और का इसको इस्तेमाल किया। अगर अली only looked at co-workers source code could he then write his own program and still have an obligation to give credit। तो उसने यानी कि उसको क्रेडिट नहीं दिया तो यस ही शुड हैव एक्नॉलेज्ड क्रेडिट इन डॉक्यूमेंटेशन। तो इसको यानी कि डॉक्यूमेंटेशन के अंदर जो है ना उसका क्रेडिट उसकी ऑब्लिगेशन करनी चाहिए। और कमर्शियल सॉफ्टवेयर जो है वाज आल्सो नॉट अप्रोप्रिएट जो ये अप्रोप्रिएट नहीं है ये किसी और की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है अली शुड हैव क्रैक्ड द जैसे हम क्रैक कर लेते हैं काफी सारे सॉफ्टवेयर्स और उनको इस्तेमाल करते हैं ये एथिकली तो इलीगल है लेकिन अब कर रहे हैं तो क्या कह सकते हैं। सॉरी मैं अपने बारे में नहीं कह सकता लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो इसको इस्तेमाल करते हैं क्रैक करके। वेयर एवर और नॉट कंपनी वाज अथराइज्ड टू यूज सोर्स कोड बिफोर यूजिंग इट। ठीक है तो अथराइज यानी कि कंपनी वाज अथराइज टू यूज सोर्स कोड बिफोर कंपनी जो है उसको अथराइज करना चाहिए उस कोड को इस्तेमाल करने से पहले। ठीक है तभी ये आपके लिए लीगल है वरना इनलीगल। इन जनरल डिजायरेबल शेयर एंड एक्सचेंज इंटेलेक्चुअल मटेरियल बट यूजिंग सॉफ्टवेयर इज डेफिनेटली अ वायलेशन। ठीक है तो उसके अलावा जो है सेकंड केस ऑफ जो है इसको हम अब डिस्कस करेंगे। इसमें जो है आयशा जो है उसने जो फेसिंग उसने कॉन्फ्लिक्ट जो है वो फेस कर रही है। ठीक है आयशा कंपनी हैज बीन हायर्ड बाय क्लाइंट टू बिल्ड सिक्योरिटी सिस्टम बिकॉज ऑफ कॉस्ट ओवरटर्न क्लाइंट हैज डिसाइडेड टू ऑप्ट फॉर लेस सिक्योर सिस्टम। और इसमें जो है ना Alicia, जो Aisha believes information they will store in extremely sensitive with weak security. Employees on workstations could figure out how to access this data online. Intrudes without would also have access. Aisha feels strongly that the system should be much more secure. She has tried to explain the risk. What should Aisha so should she refuse to build the system as they। तो इस केस में जो है ना यानी कि आयशा जो है उसने एक तो क्लाइंट्स का जो यानी कि डिसीजन है क्लाइंट्स डिसीजन के लेस सिक्योर सिस्टम है ड्यू टू द कॉस्ट और दूसरा है सिक्योरिटी रिस्क हाईली सेंसिटिव डेटा एक्सपोजर। तो ये दो चीजें जो हैं उन्होंने यानी कि
एक तो एक्सट्रीमली सेंसिटिव है और उसके अलावा वो वीक सिक्योरिटी है, ये 2 चीज़ें हैं। तो एम्प्लॉइज़ जो हैं वो एक्सेस करते हैं सेंसिटिव डाटा विदाउट ऑथराइज़ेशन। वीक सिक्योरिटी कैन यानी कि जो लीड है उसमें यानी कि एम्प्लॉइज़ जो हैं वो एक्सेस करते हैं सेंसिटिव डाटा विदाउट ऑथराइज़ेशन। एक तो ये चीज़ है, दूसरा एक्सटर्नल जो हैकर्स हैं वो इन्फॉर्मेशन स्टील कर सकते हैं, सीरियस प्राइवेसी वायलेशन। तो सबसे पहले जो है ना यानी कि आयशा जो है ना व्हाट शुड आयशा सो तो आयशा को क्या करना चाहिए और शुड रिफ्यूज़ टू बिल्ड द सिस्टम दे एज़ दे तो क्या ये जो सिस्टम है इसको बनाने से रिफ्यूज़ कर देना चाहिए? अम, तो आयशा जो है फील स्ट्रांगली दैट सिस्टम शुड बी मच मोर सिक्योर। ये बहुत ज़्यादा सिक्योर है। शी हैज़ ट्राइड टू एक्सप्लेन द रिस्क। उसने जो है ना रिस्क जो है ना उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। दिस केस हाइलाइट्स इश्यूज़ इन्वॉल्विंग प्राइवेसी। तो ये जो है केस है, इसमें जो इश्यूज़ आ रहे हैं वो प्राइवेसी के हवाले से आ रहे हैं। कंपनी ऑफिशियल्स हैव एन ऑब्लिगेशन टू प्रोटेक्ट प्राइवेसी ऑफ देयर एम्प्लॉइज़, देयरफॉर दे शुड नॉट एक्सेप्ट इनएडिक्वेट सिक्योरिटी। यानी कि इसमें जो वो ऑब्लिगेशन से वो लगा रहे हैं कि जो उनकी एम्प्लॉइज़ हैं उनकी प्राइवेसी को प्रोटेक्ट नहीं किया गया और इसलिए ये जो है ना इसको इसकी सिक्योरिटी सिस्टम को ना एक्सेप्ट नहीं करेंगे। एशा फर्स्ट ऑब्लिगेशन अटेम्प्ट टू एडुकेट कंपनी ऑफिशियल्स। तो उसने जो है ना कंपनी ऑफिशियल्स को एजुकेट करने की कोशिश की है। इफ दैट फेल्स शी नीड टू कंसीडर हर कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन इन ऑनरिंग असाइन्ड रिस्पांसिबिलिटीज। तो यानी कि उसमें जो भी उसने कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशंस हैं वो उसका सामना करने पड़ेगा। जो भी उसकी रिस्पांसिबिलिटी है उनको निभाने में वो फेल हुई है। वी शुड हैव Aisha's contract, but she may have a choose between her contract and her obligations to honor privacy and security। तो इसमें जो है ना क्या करना चाहिए? जो एथिकल कंप्यूटिंग है प्रोफेशनल मस्ट एक्टिवली प्रिवेंट हार्म्स बाय इन्फॉर्मिंग डिसीजन मेकर्स। तो इसमें जो है प्राइवेसी और पब्लिक सेफ्टी जो भी चीज़ें हैं मीन्स कि इन सिंपल उर्दू में अगर आपको मैं समझाऊँ कि आयशा की जो कंपनी है ना उसने एक क्लाइंट के लिए सिक्योरिटी सिस्टम बनाने का प्रोजेक्ट जो है ना लिया है और उसकी कॉस्ट ज़्यादा होने की वजह से क्लाइंट ने कहा है कि सिस्टम जो है ना वो लेस सिक्योर है बनाया जाए, यानी कि लेस सिक्योरिटी वाला बनाया जाए लेस। और उसके अलावा जो है आयशा का कंसर्न है कि सिस्टम जो है वो इसमें डाटा मेन डाटा स्टोर होगा और बहुत सेंसिटिव डाटा है। तो अगर सिक्योरिटी वीक हुई तो एम्प्लॉइज़ का जो डाटा है ना वो आसानी से एक्सेस यानी कि एम्प्लॉइज़ जो हैं आसानी से डाटा एक्सेस कर सकते हैं और ऑनलाइन जो हैकर्स हैं वो भी डाटा जो है वो चुरा सकते हैं। इसलिए बड़ा प्राइवेसी रिस्क पैदा हो सकता है। तो आयशा ने जो है वो मैनेजमेंट को समझाने की कोशिश की कि ये इस तरह के मसले-मसाइल हैं, लेकिन अभी भी डिसीजन चेंज नहीं हो रहा। तो अब इसमें यानी कि क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि क्या चूज़ करना चाहिए? यहाँ जो कॉन्फ्लिक्ट है वो ये है कि क्लाइंट का डिसीजन है, चीप और लेस सिक्योर सिस्टम होना चाहिए और उसके अलावा यूज़र की प्राइवेसी और डाटा उसकी सिक्योरिटी जो है वो एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इसका मेन जो सॉल्यूशन है वो ये है कि एसोसिएशन ऑफ फॉर कंप्यूटिंग मशीनरी जो है उसके कोड ऑफ एथिक्स के मुताबिक आयशा को स्टेप जो लेना चाहिए वो ये है कि पहला स्टेप जो है समझाना यानी कि एजुकेट करना चाहिए। ठीक है? आयशा शुड अटेम्प्ट टू एजुकेट द ऑफिशियल्स। और दूसरा जो है ना उसको क्लाइंट जो और मैनेजमेंट को क्लियरली बताना चाहिए कि वीक सिक्योरिटी से क्या-क्या रिस्क होंगे। डाटा ब्रीच, हैकिंग और प्राइवेसी लॉस कॉन्सिक्वेंसेस एक्सप्लेन करने चाहिए। और दूसरा स्टेप जिसमें वो कह रहा है कि अगर डिसीजन फिर भी चेंज ना हो तो फिर आयशा को कंसेंट जो है रिटन फॉर्म में डॉक्यूमेंट करने चाहिए। अपनी प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियरली शो करनी चाहिए। तो तीसरा स्टेप जो है ना यानी कि एस्केलेशन इश्यूज़ को हायर मैनेजमेंट या रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटी तक ले जाना चाहिए। तो एथिकल व्यू जो है या सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स जो हैं वो उनको कंसल्ट करना चाहिए। अब फाइनल डिसीजन क्या होना चाहिए? फाइनल डिसीजन अगर रिस्क बहुत ज़्यादा हो, अगर सिस्टम वाक़ई बहुत इनसिक्योर और सीरियस हार्म का चांस हो, तो फिर आयशा को कंसीडर करना होगा कि वो प्रोजेक्ट कंटिन्यू करे या नहीं। ये हमारा मेन सवाल था, तो इसका एथिकल ड्यूटी यूज़र की प्राइवेसी प्रोटेक्ट करना है। तो अगर वो प्राइवेसी जो है ना इसमें वो नहीं हो रही, एथिकल कोड ऑफ एथिक्स के मुताबिक उसको ये जो है ना इसको रिफ्यूज़ कर देना चाहिए। ठीक है? सबसे पहले तो उसको कन्विंस करना चाहिए, अगर वो कन्विंस नहीं होते तो फिर ये मतलब प्राइवेसी के हवाले से है तो इससे उसको
लेट गो कर देना चाहिए। अब थर्ड केस है, ये केसेस जो हैं इतने आते नहीं हैं, लेकिन फिर भी पढ़ा रहा हूँ। चौथा केस, बहुत सारे केसेस हैं, तो इनको जो है ना, मैं कहता हूँ आपको खुद स्टडी कर लें। तो ये इतने इम्पोर्टेंट केसेस वैसे आते हैं, अगर लॉन्ग क्वेश्चन में केस समझाते हैं, लेकिन इतने ज़्यादा केसेस जो है ना ये नहीं आते। तो मैं आई थिंक आई विल स्किप द फर्दर केसेस। अगर आपको यानी कि पढ़ने हो तो आप उसको गूगल कर लीजिएगा या चैट जीपीटी से पूछ लीजिएगा, वो आपको ये समझा देगा। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाज़मी कीजिएगा ताकि आपको नई आने वाली वीडियोज़ मिलती रहें। थैंक्स फॉर वाचिंग अब्रॉड टेक टॉक्स। अगर किसी भी किस्म का मसला हो तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मुझसे, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।